दोस्तों, एक दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का वक्त है। अमृतसर की सड़कों पर सन्नाटा है। वो डरावना सन्नाटा जो तूफान से पहले गोल्डन टेम्पल, जो भारत का सबसे पवित्र धर्मस्थल है, उस वक्त एक किले में तब्दील हो चुका था। अंदर भगवान के भक्त नहीं, बल्कि AK-47 लेकर आतंकवादी बैठे थे। सरकार डर रही थी कि अगर दोबारा सेना भेजी तो 1984 जैसा नरसंहार हो जाएगा। पुलिस बेबस थी, खुफिया जानकारी शून्य थी। ऐसे समय में जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, एक आदमी ने कहा, मैं अंदर जाऊंगा, बिना बंदूक, बिना बैकअप, बिना सुरक्षा कवच, सिर्फ एक दिमाग और एक भेष। ये कहानी जेम्स बॉन्ड की नहीं है। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक जासूस अजीत डोभाल की, और कैसे एक रिक्शे वाले ने पूरे आतंकवादी गिरोह को खत्म कर दिया, बिना एक भी गोली चलाए। आज हम डिकोड करेंगे ऑपरेशन ब्लैक थंडर। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। हाँ, आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ, सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुईं और पूरे देश में दंगे फैल गए। भारत सरकार ने कसम खाई थी कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन 1988 आते आते इतिहास खुद को दोहराने लगा। खालिस्तानी आतंकवादियों ने वापस स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक थे। उनके पास रशियन स्नाइपर्स थे, मशीन गन्स थीं, और वो पूरे कॉम्प्लेक्स को एक गोल्डन फोर्ट्रेस बना चुके थे। डर ये था कि अगर इंडियन आर्मी ने दोबारा टैंक इस्तेमाल किए तो पंजाब हाथ से निकल जाएगा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी और शीर्ष अधिकारी तनाव में थे। उन्हें सर्जिकल एक्शन चाहिए था, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दुश्मन छुपा कहाँ है, कौन से कमरे में स्नाइपर है, कहाँ बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, कोई अंदर जाए। लेकिन अंदर जाने का मतलब था मौत। ये वो पल था जब अजीत डोभाल की एंट्री होती है। उस वक्त वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक युवा अफसर थे। उन्होंने फैसला किया कि वो कोई हाईटेक गैजेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे मनोविज्ञान। डोभाल ने एक रिक्शा चालक का हुलिया बनाया। उन्होंने अपने कपड़े मैले किए, अपनी चाल ढाल बदली। वो ऐसे चलने लगे जैसे कई दिनों से भूखे हों, और इस भेष में वो सीधा गोल्डन टेम्पल के आतंकवादियों के पास गए। सोचिए उस साहस को। सामने 40 से 50 आतंकवादी हैं जो किसी को भी गोली मार सकते हैं। जब आतंकवादियों ने उन्हें पकड़ा तो डोभाल ने भीख नहीं मांगी। उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने आतंकवादियों को कहा, मैं भारतीय नहीं हूं, मैं पाकिस्तान की इसी से आया हूं, मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है। आतंकवादी भ्रमित हो गए। उन्हें लगा पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है। डोभाल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो हथियार और पैसे इंतजाम करवा सकते हैं। भरोसा जीतने के लिए डोभाल वहां उनके साथ रहने लगे। कल्पना कीजिए, वो उन्हीं आतंकवादियों के साथ खाना खाते थे जो शायद उन्हें मार देते अगर सच पता चलता। हर पल, हर सेकंड, एक गलती और खेल खत्म। डोभाल सिर्फ अंदर बैठे नहीं थे, वो स्कैन कर रहे थे। उन्होंने नोट किया कि कितने लड़ाके हैं, लगभग 200। कौन से खंभों के पीछे स्नाइपर्स बैठे हैं, उनका रूटीन क्या है। लेकिन डोभाल का असली काम था आतंकवादियों के दिमाग को तोड़ना। बातों बातों में डोभाल ने आतंकवादियों को गलत जानकारी देनी शुरू की। उन्होंने कहा, बाहर इंडियन आर्मी डरी हुई है, वो हमला नहीं करेंगे। इससे आतंकवादी अति आत्मविश्वासी हो गए। उन्होंने अपनी सुरक्षा ढीली कर दी। दूसरी तरफ डोभाल ने गुप्त रूप से बाहर संकेत भेज दिए। उन्होंने ब्लैक कैट कमांडोज NSG को बता दिया कि सटीक कहाँ गोली मारनी है। सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध तब हुआ जब प्रशासन ने बिजली और पानी काट दिया। अंदर गर्मी थी, पानी नहीं था, और डोभाल उनके बीच रहकर उन्हें गुमराह कर रहे थे कि अब सरेंडर मत करना, पाकिस्तान से मदद आने वाली है। वो मदद कभी आनी ही नहीं थी। वो सिर्फ समय ले रहे थे ताकि आतंकवादी थक जाएं। मई 1988 ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू हुआ, लेकिन ब्लू स्टार की तरह टैंक नहीं आए। इस बार NSG के स्नाइपर्स ने सिर्फ उन लोगों को शूट किया जो हथियार उठा रहे थे। बाहर से लाउड स्पीकर्स पर गुरबानी चलाई गई ताकि मनोवैज्ञानिक दबाव बने। अंदर आतंकवादी टूट चुके थे। भूख, प्यास और डोभाल के दिमागी खेल ने उन्हें हरा दिया था। और फिर वो ऐतिहासिक दृश्य दुनिया ने देखा। जो आतंकवादी कभी कहते थे कि हम जान दे देंगे, वो चुपचाप हाथ ऊपर करके बाहर आए। सुरजीत सिंह पेंटा, जो मुख्य कमांडर था, उसने हताशा में खुद को गोली मार ली। बाकी सबने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑपरेशन सफल था। मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा।
लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अजीत डोभाल और सरकार का असली मास्टर स्ट्रोक सरेंडर के बाद शुरू हुआ। 1984 में जब ऑपरेशन हुआ था तो मीडिया को दूर रखा गया था, जिससे अफवाहें फैलीं। लेकिन इस बार जैसे ही आतंकवादी बाहर आए, अजीत डोभाल ने मीडिया को मंदिर के अंदर जाने दिया। क्यों? ताकि दुनिया सच देख सके। जब पत्रकार और कैमरामैन अंदर गए तो वो हैरान रह गए। आतंकवादियों ने पवित्र मंदिर को गंदा कर रखा था। उन्होंने वहां शराब की बोतलें, गंदगी और न जाने क्या क्या फैला रखा था। ये वही जगह थी जिसे बचाने का वो दावा करते थे। जब ये तस्वीरें टीवी पर और अखबारों में छपीं तो पंजाब के आम लोगों का समर्थन आतंकवादियों से पूरी तरह खत्म हो गया। डोभाल ने उन्हें सिर्फ गोलियों से नहीं हराया था, उन्होंने उन्हें नैतिकता, मोरालिटी के मैदान में भी हरा दिया था। ये एक ऐसी जीत थी जिसने पंजाब में शांति की नींव रखी। इस पूरे कोलाहल में वो रिक्शे वाला कहाँ गया? आत्मसमर्पण के बाद अजीत डोभाल चुपचाप भीड़ में गायब हो गए। किसी को पता भी नहीं चला कि जिस आदमी ने उन्हें अंदर से बर्बाद किया वो उनके बगल में बैठा था। इस वीरता के लिए उन्हें कीर्ति चक्र मिला। ये सम्मान आमतौर पर केवल सेना के जवानों को दिया जाता है, लेकिन अजीत डोभाल पहले पुलिस अफसर बने जिन्हें ये मेडल मिला। अजीत डोभाल का मानना है कि एक जासूस का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग होता है, बंदूक नहीं। वो कहते हैं, अगर आप अपने दुश्मन से बेहतर नहीं सोच सकते तो आप उसे कभी हरा नहीं सकते। आज अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। चाहे वो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो या कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, हर बड़े फैसले के पीछे इसी जासूस का दिमाग माना जाता है। लेकिन ऑपरेशन ब्लैक थंडर उनकी जिंदगी का वो अध्याय है जिसने साबित कर दिया कि एक अकेला इंसान भी अगर निडर हो तो पूरी फौज पर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के जेम्स बॉन्ड की असली कहानी। क्या आप जानते हैं कि अजीत डोभाल ने 7 साल पाकिस्तान में एक मुस्लिम बनकर भी बिताए हैं और वहां एक बार वो पकड़े जाने से बाल बाल बचे थे? अगर आप उनके पाकिस्तान मिशन की पूरी रोमांचक कहानी पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई और आप भारत के ऐसे ही अनसुने हीरोज के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस इतिहास का पता चले। और ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।